हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सिलेबस में। सो गाइस, आज हम लोग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 की हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के मॉडल पेपर को लेकर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जिन लोगों ने पेपर 1 देखा है उन लोगों को पता ही चल गया होगा कि उनमें से आधे से अधिक प्रश्न इसी मॉडल पेपर से आए हुए थे एग्जाम में। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं। और हाँ गाइस, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से आप लोगों को अधिक से अधिक प्रश्न इसी मॉडल पेपर से आएंगे। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला जिस तरह क्वेश्चन आता है उसी तरह इसी में सजाया हुआ है। सो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला क्वेश्चन है, भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा का राज्याभिषेक पोप लियो तृतीय द्वारा किया गया था? निम्नलिखित में से किस राजा का राज्याभिषेक पोप लियो तृतीय द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा सार्लमेगन का राज्याभिषेक जो था पोप लियो तृतीय द्वारा किया गया। क्रूसेड का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रूसेड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये क्रूसेड का जो शाब्दिक अर्थ होता है धार्मिक युद्ध। उन लोगों में अलग अलग एक प्रकार की भाषा होती थी जो अलग अलग हम लोगों की भाषाओं से बहुत ही भिन्न होती थी। उनका शाब्दिक अर्थ वगैरह वगैरह होता था। टाइथ क्या था? टाइथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। आगे बढ़ते हैं। पोपशाही का विभाजन किस वर्ष हुआ था? पोपशाही का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में पोपशाही का विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक को कैथोलिक चर्च के दोषों पर टिप्पणी करने के अपराध में जीवित जला दिया गया? तो किस धर्म सुधारक को कैथोलिक चर्च के दोषों पर टिप्पणी करने के अपराध में जीवित जला दिया गया था? तो इनको जॉन हस को जला दिया गया था। यूरोप के किस देश में पुर्तगाल पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा इटली। हैंडसियाटिक संघ क्या था? तो हैंडसियाटिक संघ एक व्यापारिक संघ था जो रोम की सभ्यता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यापार रोम की सभ्यता का सबसे बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर आप लोग रोम के इतिहास को डीपली से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से नज़र आएगा कि रोम की सभ्यता का पूरा निचोड़ ही व्यापार था। और सत्ता शासन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है रोम के इतिहास में। तो इंग्लैंड के किस राजा ने मानव स्वतंत्रता के अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा को स्वीकार किया था? राजा जॉन जो थे वो इंग्लैंड के राजा थे और मानव स्वतंत्रता के अधिकार पत्र पर मैग्ना कार्टा को स्वीकार किया था राजा जॉन ने। आगे बढ़ते हैं। मानववाद का पिता किसे माना जाता है? मानववाद का पिता फ्रांसिस्को पेट्रोक को माना जाता है। फ्रांसिस्को पेट्रोक को मानववाद का पिता माना जाता है। अब ये जो लाइन से जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये जो सजाया हुआ है ये लाइन से क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में लड़ने वाला है। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों के क्या परिणाम हुए? सार्लमन की उपलब्धियों का वर्णन करें। अच्छा, आप लोग घबराइए मत, ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हम बताए हैं आपको, रोमन साम्राज्य के पतन के क्या परिणाम हुए, इसको लेते चलते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप मध्यकाल में प्रवेश किया। यूरोप जो था मध्यकाल में प्रवेश किया। मध्यकाल का इतिहास यूरोप में बर्बर विदेशी आक्रमणों
नैराश्यपूर्ण जीवन की अर्थव्यवस्था से भरा पड़ा है, जिसके कारण उसका नाम अंधकार युग पड़ा। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ प्रभावशाली ईसाई धर्म का प्रसार व शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय होता है। सामंतवाद का उदय इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। यूरोपीय समाज में जहां सामंतवाद फूट डालने वाली शक्ति था, वहीं ईसाई धर्म ने उस संघर्ष के युग में एकता स्थापित करने वाली एक प्रमुख शक्ति थी। आगे बढ़ते हैं। पतन के परिणाम। तो इसमें कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के पतन के परिणामों का वर्णन करें। तो आप लोग सीधा उसके परिणाम थोड़ी लिख देंगे, उसके बारे में कुछ भूमिका देना है, उसके बाद परिणाम लिखेंगे। परिणाम में क्या क्या होगा, तो परिणाम में क्या होगा, रोम की सभ्यता का पतन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ईसाई धर्म का उदय हुआ। ये सारे टॉपिक वाइज लिखकर लास्ट में मूल्यांकन भी देना पड़ता है। अगर आप लोग इस तरह से टॉपिक लिखते हैं तो आप लोगों को नंबर 20 to 20 मिलने वाला है। 20 to 20, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिस तरह टॉपिक वाइज लिखते हैं। चलिए देखते हैं पतन के परिणाम के बारे में। ईसाई धर्म का उदय और प्रसार। रोमन साम्राज्य के पतनोपरांत ईसाई धर्म का उदय और प्रसार विश्व इतिहास की एक मनोरथ घटना है। रोमन साम्राज्य को निःशक्त हो जाने के उपरांत अराजक तथा अंधकार की विषय स्थिति में भटकते हुए रोम का मार्ग प्रदर्शन इसी धर्म ने किया। इस धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ऑफ कोर्स ईसा मसीह थे कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ही थे। उनके ही जन्म के बाद से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। यहूदी रोमनों को विदेशी समझते थे और उसके पंजे से मुक्त होना चाहते थे। यहूदी जो थे रोमन को विदेशी समझते थे और उसके पंजे से मुक्त होना चाहते थे। मध्ययुगीन यूरोपीय व्यवस्था को ईसाई धर्म तथा चर्चा ने अत्यधिक प्रभावित किया और अनेक बिंदुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया तथा यूरोप में एक नई सभ्यता को जन्म था। चर्च उस नई सभ्यता की उपासना थी। मतलब जैसे कि एक नई सभ्यता को जन्म दिया, उसकी एक उपासना ही कहेंगे हम लोग। कि एक होता है ना किसी सभ्यता का स्वरूप, उसी सभ्यता का स्वरूप क्या था, वो चर्च था। जब भ्रष्टाचार, भीरुता, अपेक्षा आदि में पकड़कर पुरानी व्यवस्था दम तोड़ रही थी, तब उन दिनों चर्च के लोगों ने शक्ति तथा बुद्धिमानी से स्थायित्व और भव्यता को कायम रखा। जनजीवन में उन्होंने उदासीनता नहीं आने दी थी। लोगों तथा उनके समाज में नैतिकता का पुनर्स्थापना किया। बर्बर तथा क्रूर व्यवहार में मधुरिमा लाई तथा नियमों की संरचना कर उनके अनुसार जीवन, जन तथा समाज का संचालन किया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक। अगर इस तरह आप लोग टॉपिक वाइज लिखते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को नंबर बेहतर मिलने वाले हैं। दूसरा टॉपिक तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक कहता है बर्बर आक्रमण का युग। रोमन साम्राज्य के पतनोपरांत बर्बर आक्रमणकारियों का युग आरंभ हुआ, जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्षशील थे। इन बर्बर आक्रमणकारियों में हूण, स्लाव, गोथ, फ्रोक, चांडाल, सेल्ट आदि प्रमुख थे। बर्बर आक्रमणों ने रोम तथा यूरोप में अनेक परिवर्तन लाए। विभिन्न कबीलों ने विजय प्राप्त करने के पश्चात उसकी सभ्यता को आत्मसात करने का प्रयास किया, किंतु पूर्ण रूपेण आत्मसात नहीं कर सके, जो आने वाले वर्षों में सामाजिक कटुता का कारण बना। जातिगत दृष्टिकोण से स्थानांतरण ने जातिगत तत्वों का एक नया मिश्रण बनाया। कौन सा था वो नया मिश्रण? जर्मन, इटली, गॉल और स्पेन में तथा एशियाटिक रूस, बाल्कन प्रदेशों तथा हंगरी में प्रभावित हुआ। इसने व्यक्तियों की शक्तियों को बढ़ाया और कानून की शक्ति तथा सुरक्षा को घटाया। ठीक है, तो हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कि रोमन साम्राज्य के पतन के परिणाम। पहला तो हुआ ईसाई धर्म का उदय और उसका प्रचार प्रसार। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि बर्बर आक्रमण का युग हो गया। रोमनों का जब अंत हो गया तो बर्बर आक्रमणों का युग प्रारंभ हुआ और इन्हीं का योगदान है
रोमन साम्राज्य के पतन में बर्बर आक्रमण का ही योगदान अधिक है। थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक कहता है कि साम्राज्यों का उदय हुआ, यानी कि रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद साम्राज्यों का उदय हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अगले 3 सदियों तक रोमनों और जर्मनों के सामंजस्य तथा पारस्परिक मिलन के कारण मध्ययुगीन सभ्यता की नींव पड़ी और मंथर गति से उसका विस्तार होता गया। इसे बीच साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को जीतकर बर्बर कबीलों के लोगों ने शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया। इन शक्तिशाली राज्यों में फ्रांक, जो अभी जर्मन कहलाता है, वेजेंटाइन साम्राज्य, कैरोलिंजियन साम्राज्य आदि प्रमुख थे। चौथा टॉपिक क्या कहता है? चौथा टॉपिक है सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय मध्यकालीन यूरोप की विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामंतवाद का जन्म हुआ था। वह विशेष परिस्थिति थी अराजकता और अशांति। बर्बर आक्रमणों से यूरोप में केंद्रीय शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। नार्मैनों, ड्रेनों, हंगेरियनों और मुसलमानों के आक्रमणों ने यूरोप को छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया। शासन छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त हो गया। प्रत्येक इकाई एक स्थानीय लॉर्ड या सामंत के अधीन होती थी। लोगों का जीवन संकटग्रस्त था। ऐसी स्थिति में आम लोगों की रक्षा व अराजकता तथा अव्यवस्थित स्थिति पर नियंत्रण हेतु यूरोप में सामंतवाद का जन्म हुआ। सामंतों ने आम लोगों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। ये तो अच्छा हुआ कि सामंतों ने आम लोगों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया, वरना ये भी बर्बर के आक्रमणों के कारण मारे जाते। उन्होंने ग्रामों तथा नगरों में दुर्गों का निर्माण किया और वहां सैनिक रखने लगे। धीरे धीरे वे आसपास की भूमि का स्वामी बन गए और रक्षा के एवज में करों की वसूली करने लगे। अब जनता की स्वामी भक्ति राजा के साथ न रहकर सामंतों के साथ जुड़ गया और कालांतर में यह साम्राज्य के पतन का कारण बना। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यही था कारण और परिणाम भी इसको यही कहते हैं। लोग होता है ना कि किसी का साम्राज्य के पतन किसी के हाथ में ही होता है और फिर बाद में वही जिसने पतन करवाया फिर उसी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 5वां टॉपिक की तरफ। 5वां टॉपिक कहते हैं कि नवीन नगरों का जन्म, यानी कि रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत नवीन नगरों का जन्म भी हुआ। सांस्कृतिक जीवन उनका कैसा था सभी डिस्कस करते हुए चलते हैं। कहता है कि ईसाई धर्म में बर्बरों के दीक्षित होने तथा उनके सरकारों के स्थायित्व होने से यूरोप के व्यापारी और निर्माता अधिक सुरक्षा अनुभव करने लगे और उन्हें व्यापार व्यवसाय पुनः शुरू करने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन मिला। जब व्यापार और उद्योग में वृद्धि हुई तो अधिक धन का अर्जन किया जाने लगा। धन की प्रचुरता नगरों के निर्माण तथा विकास में काफी सहयोग दिया। नए नगरों का उदय अच्छे बंदरगाहों, जहाज गम्य तथा नौकागम्य नदियों तथा प्रमुख सड़कों को जोड़ने वाले स्थानों पर अथवा उनके आसपास हुआ। सांस्कृतिक जीवन। रोमन साम्राज्य के पतन का यूरोपीय सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। नगरों के पतन ने यूरोपीय समाज को कृषि की ओर मोड़ दिया। शिक्षा का क्षेत्र सीमित तथा धर्म में उनकी पूर्ण आस्था के कारण मुक्ति की इच्छा थी। शिल्पी जो गिरजाघर में सुंदर नक्काशी करता था अपने कला को ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम समझता था। और लोकप्रिय मध्य युग का अधिकांश साहित्य जनभाषा में लिखा गया। इतिहास, सरकारी कागजात, राज्य का और लोकप्रिय धार्मिक विषयों की भाषा अब जनभाषा बन गई थी। रोमन साम्राज्य के अंतिम वर्षों में इटली के ईसाई गिरजाघर लकड़ी के छत्र वाले चौकोर भवन होते थे। साधारणतः उनमें एक मध्य भाग, नेम तथा एक या अक्सर अधिक तंग रास्ते होते थे जो एक दूसरे से पायों की पंक्तियों द्वारा विभक्त होते थे। इन गिरजाघरों में शुद्ध संगमरमर की सजावट होती थी। यह शैली जो थी इटली में पूर्व मध्यकाल तक बनी रही। गिरजाघरों के स्थापत्य की एक अन्य शैली वेजेंटाइन थी। इनमें गुंबदों की प्रधानता थी और पच्ची कार्य द्वारा सजावट की जाती थी। मध्यकालीन यूरोप के अधिकांश गिरजाघर रोमन बेसिलिका शैली पर आधारित थे। शार्लमेन ने इटालियन कारीगरों की सहायता से
अपनी राजधानी आकेन में शार्लमेन ने इटालियन कारीगरों की सहायता से अपनी राजधानी आकेन में पत्थरों द्वारा निर्मित एक गोल गिरजाघर बनवाया था। इसमें गुंबद शैली का प्रयोग किया गया था। 12वीं शताब्दी तक उत्तरी यूरोप में गिरजाघरों की रोमनेस्क शैली ही लोकप्रिय थी। 12वीं शताब्दी के अंत में स्थापत्य के इतिहास में एक नवीन शैली गोथिक शैली का जन्म हुआ। धनी नागरिक पत्थर के मकान बनाते थे। इन मकानों में रोमनेस्क शैली की खिड़कियां होती थी। नगर के सर्वाधिक विशाल भवन जिल्क हॉल होते थे। पत्थर द्वारा निर्मित भवन रुचिकर ढंग से सजाए जाते थे। मध्य युग में कलात्मक अभिरुचि की अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमों से होती थी। पत्थर, लकड़ी, हाथी दांत की सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी। चित्रकारी का काम चम्रपत्र, लकड़ी तथा पत्थर पर होता था। संगीत के क्षेत्र में प्राचीन और मध्यकालीन तत्वों का संलयन हुआ और आधुनिक संगीत की नींव पड़ी। रोमन ज्ञान भंडार को भावी पीढ़ियों के लिए चर्च में सुरक्षित रखा गया। मठों और गिरजाघरों, विद्यालय तथा महाविद्यालय ने शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। चर्च ने कलाकारों तथा शिल्पियों को संरक्षण देकर कला के विभिन्न शैलियों को आगे बढ़ाने में सहायता की। मध्यकालीन यूरोप में रोमन साम्राज्य के कलात्मक तत्व विद्यमान थे और ज्ञान, विज्ञान, संगीत, साहित्य आदि क्षेत्रों को प्रभावित किया। रोमन साम्राज्य ने मध्यकालीन यूरोपीय समाज को प्रशासन, विज्ञान, कृषि तकनीक, कला, कौशल, साहित्य, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में आधार प्रदान किया। विश्व शांति और विश्व सरकार के लिए रोमनों का कार्य अविस्मरणीय है। रोमन सारे संसार की अपनी मातृभूमि समझते थे। रोमन साम्राज्य ने स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसे आज के वैश्विक व्यापार नीति का प्रतिरूप माना जा सकता है। अतः शिल्पी, विज्ञानवेत्ता, नाविक और कृषक सभी एक स्वर से कह सकते हैं कि रोम तुम्हारा धन्यवाद। ये होता है दूसरे क्वेश्चन का अंत। और यहाँ जो है, यहाँ आप लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर मूल्यांकन, इस टॉपिक को आप लोग मूल्यांकन के तौर पर लिख लीजिएगा। मूल्यांकन लास्ट में मूल्यांकन दिया जाता है। मूल्यांकन के तौर पर इस टॉपिक को मूल्यांकन के तौर पर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है शार्लमेन की उपलब्धियों का वर्णन करें। शार्लमेन की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तर, संपूर्ण मध्ययुग में शार्लमेन, जिसे चार्ल्स महान, कार्ल डेर ग्रास और कार्ल मैग्नो भी कहा जाता है, यूरोप का संभवतः सबसे अधिक असाधारण सम्राट था, जिसने रोमन साम्राज्य के पतन तथा 16वीं शताब्दी के बीच सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और उसके शासन के लिए आदर्श युक्त सिद्धांत दिया। संपूर्ण युद्धों के फलस्वरूप उत्तरी सागर से इटली के मध्य तक और अंध महासागर से एल्ब नदी तक का क्षेत्र वरन एक उत्तम शासक एवं संरक्षण की व्यवस्था करके उसने सुदृढ़ता भी प्रदान की तथा अपनी प्रजा के जीवन में उन्नति तथा विकास का संचार किया। शार्लमेन का जन्म 742 ईस्वी में हुआ था। वह जर्मन था, इसलिए जर्मन जाति के सारे गुण शार्लमेन का जन्म 742 ईस्वी में हुआ था। वह जर्मन था, इसलिए जर्मन जाति के सारे गुण, अक्कर, प्रकृति तथा अन्य विशेषताएं उसके चरित्र में देखी जा सकती थी। शारीरिक बनावट की दृष्टि से वह आकर्षक तथा शक्तिशाली था। आत्मबल का वह धनी था। उसमें जाति और गौरव का दर्प था और अतिशय सरलता का वह पुजारी था। शार्लमेन की उपलब्धियां क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देखते चलते हैं। अब इसकी भूमिका के बारे में हो गई, अब इसकी उपलब्धियों के बारे में देखते चलते हैं, जिसके बारे में पूछ रहा है। शार्लमेन ने ईसाईयत का प्रसार करने में पोप की सहायता की। फ्रांकों के सम्राट शार्लमेन का नाम आज भी मध्ययुग के इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ की भांति विद्यमान है। शार्लमेन का उद्देश्य रोमन साम्राज्य को पुनर्जीवित करना और बर्बरों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना था। इस प्रकार वह अंधकार युग की उस अराजकता में शांति और सुव्यवस्था
स्थापित करने की आशा रखता है। अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए उसने निरंतर युद्ध किए। इटली के लोम्बार्डी को हराकर पोप प्रदेशों की रक्षा की और उसका संरक्षक बन गया। पोप जैसे ही शक्तिशाली मित्र और चर्च जैसी सशक्त संस्था पाकर शार्लमेन अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार किया। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक कहता है कि विशाल साम्राज्य का निर्माता भी शार्लमेन था। सही बात है, विशाल साम्राज्य का निर्माता भी शार्लमेन था, यानी कि शार्लमेन अपने सैनिक अधिकारों के कारण एक विशाल साम्राज्य का निर्माता था। उस साम्राज्य में आज का फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी, स्पेन और स्पेन, इटली, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया का कुछ भाग पड़ते हैं। उसके काल मुख्यतः दीर्घकालीन युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। उसने कुल 54 युद्ध लड़े। अपने शासन के सारे वर्षों में केवल एक वर्ष 790 ईस्वी में वह युद्ध से पृथक रहा। अपने सफल युद्धों के कारण वह एक महान साम्राज्य निर्माता बन गया। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी राज्यों पर शार्लमेन के अधिकार कायम हो गए। शार्लमेन के अभियानों ने पश्चिमी साम्राज्य को पुनर्जीवित कर दिया। रोम साम्राज्य के पतन के उपरोक्त पहले पश्चिमी यूरोप एक के सूत्र में बंध गया। उसे द्वितीय रोमन साम्राज्य कहा जा सकता है। सामंतवाद का विकास। शार्लमेन का साम्राज्य इतना विशाल था कि अकेला कोई शासक उसकी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं कर सकता था। शार्लमेन ने अपनी सैनिक अभियान में सहायता देने वाले तो बड़े बड़े भूदंड प्रदान किए। उस समय देश में स्वर्ण और चांदी के स्रोत अनुपलब्ध थे। इन भूमिखंडों का काउंटी, टची और मार्च कहा गया तथा उसके शासक काउंट, ड्यूक तथा मार्क्विस कहलाए। इस प्रकार शार्लमेन के युग में इन प्रशासनिक पदों की दृष्टि हुई। प्रशासन की इस प्रणाली के कारण मध्य युग के लोगों के पास बड़ी बड़ी भू संपदा हो गई और कालांतर में सामंतवादी व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया, जो साम्राज्य के विघटन का कारण भी बना। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन। शार्लमेन ने शिक्षा को प्रोत्साहित किया और उस समय शिक्षा सिर्फ चर्च तक सीमित थी। साक्षरता का प्रसार करने के लिए शार्लमेन ने सारे यूरोप के विद्वानों को अपनी राजधानी में आइला सापेल में बुलाया और उसने अपने साम्राज्य में मठों, गिरजाघरों में बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित कर वहां धर्म, गणित, व्याकरण और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरा गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं वीडियो में थोड़ा रुक के कर रही हूँ। पांचवें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें टॉपिक कहते हैं प्रशासन के क्षेत्र में योगदान। शार्लमेन ने न केवल सफल विजेता और साम्राज्य निर्माता था, बल्कि एक कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ भी था। उसने एक दृढ़ प्रशासनिक तंत्र की नींव डाली। शार्लमेन के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण कार्यों में संपादन में गतिशीलता नहीं थी। अर्थ अभाव में सैनिक संगठन नहीं कर पा रहा था। शासन में निष्ठावान अधिकारियों का अभाव था। फिर भी उसने अपनी योग्यता से अपनी सेना और प्रशासन के लिए अनेक कदम उठाए। उसकी शासन व्यवस्था में रोम और जर्मनी के शासन के तत्वों का समावेश था। प्रशासन की मूल आत्मा में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति था। शार्लमेन ने साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। यह विभाजन काउंटी, ड्यूक व मार्क्विस था। प्रशासन के शीर्ष बिंदु पर सम्राट था, किंतु अपने सहायक के रूप में उसने एक साधारण सभा का संगठन कर लिया था, जिसे डायट कहा जाता था। डायट की बैठक प्रत्येक वर्ष होता था। इसमें पुरोहित तथा सरदारों की संख्या अधिक थी। उसका अध्यक्ष सम्राट का निकटतम व्यक्ति होता था, जो सदैव सम्राट के समीप बना रहता था। अध्यक्ष का प्रधान का सम्राट को प्रशासन की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में सूचना देना तथा सम्राट द्वारा पूछे जाने पर प्रशासनिक परामर्श देना था। डायट विधायिका नहीं थी, परामर्शदात्री समिति थी। सारे काउंट सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। मिसी डोमिनिसी नामक अधिकारी काउंटियों पर नियंत्रण रखता था। शार्लमेन कुछ अंशों तक बड़ी बुद्धिमानी से स्थानीय शासन की विद्यमानता कायम रखी। छठवां कहता है कानून के क्षेत्र में योगदान। शार्लमेन ने राज्य में कई कानून लागू किए। ये नियम कैपिचुलरी कहे जाते हैं। शार्लमेन जो नियम लागू किए थे, कई तरह का कानून लागू किए थे, तो उसको कैपिचुलरी कहे जाते हैं। उसकी 65 कैपिचुलरी मध्यकालीन
यूरोप की विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन नियमों ने राज्य के निवासियों में नैतिक आदर्श तथा अनुशासन का प्रचार किया। शार्लमेन ने जर्मनों को लिखित कानून भी दिया। राज्य का प्रत्येक वर्ग अपनी स्थानीय विधियों तथा रीति रिवाजों को कायम रखने के लिए स्वतंत्र था। कृषि, उद्योग, वित्त, धर्म, शिक्षा, सरकार, नैतिक आदर्श आदि से संबंधित विधियां बनाई गई। उन्होंने न्याय विभाग का संगठन किया। न्यायाधीश जीवन भर अपने पद पर बने रहते थे। 7वां कहता है आर्थिक उन्नति। शार्लमेन का राज्यारोहण ऐसे समय में हुआ था जब मुसलमानों के आक्रमण से दक्षिणी फ्रांस और इटली की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। शार्लमेन ने कैप्चुलरी के बल पर राज्य की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया। उसने दंड की शांति, दंड की कठोरता और नैतिकता के आदर्श की घोषणा करके राज्य को शांति और व्यवस्था प्रदान की। शांति और व्यवस्थित वातावरण में वाणिज्य, व्यापार और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 8वां कहता है राजस्व क्षेत्र में सुधार। शार्लमेन ने राजस्व क्षेत्र में भी सुधार लाया। उसने कर की वसूली के लिए अच्छी व्यवस्था की। गरीब जन सेवा के रूप में भी कर की अदायगी कर सकते थे। नागरिक सैनिक पदों पर काम करके करों को अदा कर सकते थे। राज्य नागरिकों पर दबाव डालकर भी सार्वजनिक कार्य करवा सकता था। सेवा कर के अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर में से भी राज्य को आय प्राप्त हो जाती थी। जब्त धन, भेंट, भूमि कर आदि राजकीय आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। थॉमसन जॉनसन ने शार्लमेन के प्रशासन को धर्मतंत्रीय प्रशासन की संज्ञा दी। उसके अनुसार यह प्रशासन प्रमुखतः ईश्वर के प्रभुत्व पर आधारित था, अर्थात धर्मतांत्रिक था। शार्लमेन भी यह स्वयं मानता था कि उसका साम्राज्य दैवीय अधिकारों से संबंधित है तथा ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रभाव से संचालित होता है। वह अपने को ईश्वर के प्रति उत्तरदायी मानता था। रोमन सम्राट के रूप में राज्याभिषेक 800 ईस्वी में अंततः पोप ने बड़े नाटकीय ढंग से उनके सर पर एक सोने का मुकुट रख दिया। शार्लमेन अब समस्त रोमन साम्राज्य का सम्राट हो गया। यह पुरातन रोमन साम्राज्य का अस्थायी रूप से पुनर्जीवन था। शार्लमेन समस्त ईसाई जगत का शासक बन गया। 47 वर्ष तक उसने सफलतापूर्वक शासन किया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शार्लमेन एक साम्राज्य निर्माता, कुशल राजनीतिज्ञ, ईसाई धर्म का संरक्षक, कुशल प्रशासक, कानून निर्माता के साथ साथ एक महान कल्याणकारी शासक था। उसे ईश्वरीय सत्ता विश्वास था। उसका चरित्र नैतिक आदर्श से ओतप्रोत था। यानी कि इमर्सन ने ठीक ही लिखा है, ही स्टैंड एट द एंड ऑफ वन एज एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अदर एंड व्हाट ही डिड was foundation of all the future history of Europe। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में सामंतवाद का स्वरूप और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूरोप में सामंतवाद का स्वरूप और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सिर्फ विशेषताएं ही, इस तरह क्वेश्चन लिखने के लिए हमें सिर्फ विशेषताएं ही छाप नहीं देना है, कुछ उसके बारे में भूमिका लिखना है, कुछ उसके, मान लीजिए इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, भूमिका पहले लिखेंगे, पहले भूमिका लिखेंगे, फिर विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर विशेषताओं के अंदर जैसे टॉपिक होते हैं ना, कुछ विशेषताएं होती है, क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं पर कुछ भूमिका लिखेंगे, फिर उसके बाद विशेषताएं क्या क्या हैं और टॉपिक वाइज विशेषताओं को भी लिख देंगे। इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन 3 या 4 पेज में भर जाता है। और कुछ मतलब और भी, अब इसमें क्या है, BA पार्ट 1 में क्या है कि 6 से 7 पेज जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आप लोगों का नंबर, मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं। जितना एवरेज मिलता है उतना ही मिल के रह जाएगा। और फिर अंतिम में क्या करेंगे हम लोग, विशेषताएं हो गया, फिर अंतिम में आकर मूल्यांकन तो छोड़ना नहीं है, मूल्यांकन हर क्वेश्चन में मूल्यांकन जरूर लिखना है। मूल्यांकन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द टॉपिक। मूल्यांकन जरूर लिखना है ताकि अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन ना समझे, आप लोगों का आंसर ना समझे, तो मूल्यांकन देखकर ही पता चल जाए कि आप लोग इस टॉपिक का निचोड़ क्या लिखे हैं, आखिर क्या लिखे हैं इस टॉपिक के बारे में। जब भी परीक्षक आपका कॉपी चेक करता है तो मूल्यांकन जरूर लिखना चाहिए ताकि वो आप लोगों को नंबर अच्छे से दे। और इस तरह लिखने से आप ही लोग का फ़ायदा होगा। 6 से 7 पेज
6 से 7 पेज तक इस तरह टॉपिक लिखेंगे तो 6 से 7 पेज तक आंसर जाएगा और इससे आप लोगों का मेरिट नंबर बनेगा, मेरिट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बहुत हो गया मेरिट नंबर। बस आप लोग अंत तक बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। यूरोप में सामंतवाद का स्वरूप और उसकी विशेषताओं का वर्णन। सामंती व्यवस्था मूल्यतः एक जाति व्यवस्था थी जिसमें श्रमिक योद्धाओं का पोषण करते थे। सिद्धांततः राजा की स्थिति सामंती पिरामिड में सर्वोपरि थी। राजा के नीचे थे अधीश्वर जो सबसे अधिक शक्तिशाली भूपति होते थे। ये अधीश्वर कभी कभी अपनी भूमि का एक भाग जो किफ कहलाता था अपने छोटे भूमिपतियों को दे देते थे। ये अपेक्षाकृत छोटे भूमिपति अनुचर बासाल बन जाते थे। ये अपेक्षाकृत छोटे भूमिपति अपने महत्व के क्रम से ड्यूक, काउंट, बैरन और नाइट होते थे। अब इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं। जागीर सामंतवादी का प्रमुख विशेषता है और अपनी इसी विशेषता के कारण बहुत वर्षों तक एक अस्थायी शक्ति के रूप में अपनी अस्तित्व कायम रखा। मध्यकाल के अधिकांश लोग अमीर नहीं हुआ करते थे। समाज में 5 से 4 आदमी सामंत व्यवस्था को अपने श्रम के बदले पर चलाते थे, क्योंकि अमीर लोग को सेना में जाने के सिवाय दूसरा कार्य नहीं था। जनसंख्या का एक बड़ा भाग मुख्यतः किसानों को होता था। हर अमीर परिवार एक जागीर के बल पर जीवित रहता था। एक सामंत के पास कई जागीरें हुआ करती थी। हर जागीर में एक गढ़ी हुआ करता था, इसमें सामंत निवास करता था। एक गांव होता था, उसमें नौकर चाकर होते थे। फलों के बगीचे होते थे, चारागाह होते थे। हर जागीर में एक दरबार हुआ करता था जिसका सभापति सामंत हुआ करता था। यह हर दृष्टि से पूर्ण तथा आत्मनिर्भर हुआ करती थी। शांति के लंबे कालों में राष्ट्र या समाज अपनी आवश्यकताओं की सारी चीजों का स्वयं उत्पादन करना आवश्यक मानते थे। कुछ वस्तुओं का भी आयात भी करते थे, जैसे नमक, मसाला, हथियार बनाने के लिए लोहा आदि। संभवतः 100 ईस्वी के रोमन किसान की खेती की पद्धतियां 1000 ईस्वी के मध्ययुगीन कृषिक दास को खेती की पद्धतियां से अच्छी थी। जागीर को विभिन्न खेतों में विभक्त कर दिया गया था। इस प्रक्रिया में खेतों का विखंडन हुआ जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ा। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास किसानों को खाद्यों के प्रकार का महत्व का ज्ञान बहुत कम था। फसल को बदलकर खेती करने के स्थान पर वे खेत को बिना बोए छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी उर्वरता बनी रहे। पशुपालन भी उन्नत अवस्था में नहीं था। सामंती व्यवस्था में भूमि को लेकर हमेशा संघर्ष होता रहता था। युद्ध उनके लिए आकर्षण का विषय था। उनका मानना था कि शांति में मुझे नहीं आनंद, युद्ध तू बन जा मेरे भागो। शांति में मुझे नहीं आनंद, युद्ध तू बन जा मेरे भागो। मध्ययुगीन अभिजात वर्ग के लिए युद्ध व्यवसाय और मन बहलाव दोनों ही था। सामंतों का निवास दुर्गों से घिरा था और अभेद्य समझा जाता था। युद्ध के द्वारा सामंतों ने यूरोप को स्थायित्व प्रदान किया जो बर्बर आक्रमणों से त्रस्त था। आगे बढ़ते हैं। मध्ययुगीन नाइट बनने की परंपरा का प्रचलन सामंतवाद के कारण ही हुआ। ये नाइट योद्धा होते थे तथा तलवार चलाने में निपुण होते थे। कालांतर में इसी युग में शौर्यता का मानक आचार विकसित हुआ। नाइटों से उदारता, भद्रता, दुर्बलता की रक्षा और सम्मानित जीविका और सत्य के लिए लड़ने में निर्भीकता की प्रतिज्ञा कराई जाती थी। वे सदैव अपने प्रतिष्ठित मान के अनुरूप ही नवीन नहीं बिताते थे, लेकिन शौर्य उनको उसके लिए प्रयत्नशील होने का एक आदर्श प्रश्न करता था। सामंतों के पुत्रों को नाइट बनाने की शिक्षा दी जाती थी। सामंतवादी व्यवस्था पिरामिडीय थी जो अनेक श्रेणियों के मिलने से बनी थी। इस व्यवस्था में सबसे निम्न बिंदु पर किसान थे। कुछ थोड़े से किसान स्वतंत्र ठेके पर भूमि लेकर खेती करने वाले खेतीहर थे जो भूमिपति को लगान देते थे, पर अधिकांश किसान कृषक दास थे। कृषक दास उस जमीन पर ही रहने को बाध्य थे जिस पर वे गुजर बसर करते थे। इन कृषक दासों को लगान के अतिरिक्त सड़कों, पुलों और मकानों की मरम्मत भी करनी पड़ती थी। भूमिपति दूसरों और कई प्रकार के काम लेते थे। यदा कदा सामंत अपने कृषि
किसी कृषक दास को किसी असाधारण सेवा के उपलक्ष्य में स्वतंत्र बना दिया करता था। जागीर का वह छोटा सा गांव जिसमें कृषक दास रहते थे एक कमरे की झोपड़ियों का बना होता था, जिसका छप्पर फूस का तथा फर्श कच्ची मिट्टी का बना होता था। झोपड़ी में कोई खिड़कियां नहीं होती थी। परिवार के कोने में या एक मचान पर सो रहता था। इस मकान में रहने वाले लोगों का जीवन पशु था, यानी कि पशु के समान था। कृषक तथा कृषक दास के बाद अधीश्वर और सामंत थे, जिसे लॉर्ड या सामंत कहा जा सकता है। उसके 3 उत्तरदायित्व थे: अनुचरों या कृषकों तथा उनकी भूमि की रक्षा करना, इन भूमि पर खेती, उद्योग तथा व्यापार का संगठन करना और युद्ध के समय राजा की सहायता तथा सेवा करना। जिन्होंने इस प्रकार का संरक्षण दिया वे अधीश्वर या भूमिपति बन गए। भूमिपति होने के कारण वे धनी हो गए। कृषक दास और अनुचरों पर उनके अधिकार और नियंत्रण कायम थे। यही अनुचरों को तथा अनुचर कृषक दासों को जमीन भर के लिए भूमि देते थे। कृषक दास उनके बदले अपने स्वामी की अनेक प्रकार के सेवाएं किया करते थे। अधीश्वर की पत्नी भी उनके समान ही कार्यों में व्यस्त रहा करती थी। अपने पति के युद्ध पर चले जाने पर जागीर की देखभाल करती थी। लड़कियों को भी सैकड़ों उपयोगी कला का ज्ञान दिया जाता था। सामंतों की तरह सामंती चर्च भी टैक्स लेते थे, सिक्के चलाते थे, न्याय का काम करते थे और युद्ध और कृषि का कार्य भी करते थे। सामंतवाद के शीर्ष पर राजा का स्थान था। सारे सामंतों के लिए एक लॉर्ड के सारे संप्रभु के लिए एक राजा की आवश्यकता थी। सिद्धांततः राजा ईश्वर का अनुचर का और ईश्वर की आज्ञा पर दैवीय अधिकार के बल पर शासन करता था। वह युग दर्शन तथा दार्शनिकों से भी अनुप्रमाणित था। वेकन, पीटर, अल्बर्ट आदि दार्शनिक युग के महान विभूति थे। परवर्ती समाज भी इस युग के दर्शन तथा दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित हुआ। निस्संदेह सामंतवाद में अनेक अच्छे तत्व थे। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक खोजों के महत्व पर प्रकाश डालिए। भौगोलिक खोजों के महत्व पर प्रकाश डालिए। भौगोलिक खोजों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है? भौगोलिक खोजों के कारण दुनिया का यूरोपीयकरण हुआ। इन्हीं कारण पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का उदय हुआ। उसका स्वरूप उपनिवेशिक था। भौगोलिक खोजों ने दुनिया भर में नवीन प्रवृत्तियों के शुभारंभ की घोषणा कर दी। व्यापार के कारण अटलांटिक महासागर सभ्यता का नया केंद्र बन गया। जो देश अटलांटिक सागर के तट पर थे वे शक्तिशाली भूस्वामी बन गए और भूमध्य सागर का महत्व एक झील सा रह गया। नए व्यापारिक मार्गों की खोज ने यूरोप को नए युग में प्रवेश करा दिया। महत्व क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। भौगोलिक खोजों का महत्व। भौगोलिक खोजों का आधुनिक इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप विश्व में एक नए युग की शुरुआत हुई। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार सीमित था। भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय वाणिज्य व्यापार में एक प्रकार की क्रांति ला दी। साथ ही विश्व के देशों के पारस्परिक संबंधों, सभ्यताओं एवं यूरोपवासियों के कार्यों एवं चरित्र में महान परिवर्तन आया। भौगोलिक खोजों ने पहली बार लोगों का समूचे संसार से परिचय कराया। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल अन्वेषण करने वालों को नए नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने का मौका मिला, बल्कि वहां उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार करने का संकल्प लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि इन लोगों ने महाद्वीप के बाहर एक बृहत्तर यूरोप की स्थापना करने का निश्चय किया। यूरोप समस्त संसार का भाग्य विधाता बन बैठा। गैर यूरोपीय देशों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कई देश गुलाम व मानवीय शोषण के शिकार हुए। पहला था व्यापार वाणिज्य की अभिवृद्धि। व्यापार वाणिज्य की अभिवृद्धि। नए खोजों ने शेष विश्व के साथ यूरोप के संपर्क के कारण व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों से 16वीं शताब्दी और बाद की शताब्दियों में यूरोपीय व्यापार की स्वरूप निर्धारित हुआ। इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। अतः क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि, स्थानीयतावाद की समाप्ति, समुद्र पारीय व्यापार का विकास, बाजार का विस्तार और नए प्रकार के व्यापारिक से संगठन का उदय। इनके अतिरिक्त मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास ने वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था में तीव्रता ला दी। विभिन्न प्रकार का भुगतान करने में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा। उधर लेन देन की सुविधा का विकास
हुआ हुंडी, ऋण पत्र और विनिमय पत्र व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने लगे। साथ ही व्यापार में वृद्धि हुई, साप्ताहिक हाट बाजार में लगने लगे और व्यापारिक मेले में कमी आई। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि यूरोप के कई शहर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन गए, जहां व्यापार लगातार ही चलता रहता था। लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर व्यापार केंद्र बन गए। एंटवर्प उस समय बंदरगाह में माल लदे जहाज प्रतिदिन खाली होते थे। 1550 ईस्वी के आसपास एंटवर्प का स्थान एम्स्टर्डम और लंदन ने ले लिया। एम्स्टर्डम यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब यह वैश्विक स्तर पर फैलकर पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस के हाथों में चला गया। मध्यकालीन यूरोपियों में सोना चांदी नहीं था। 50 वर्षों के बाद अमेरिकी सोना चांदी ने यूरोप पर असर दिखाया। मैक्सिको, बोलिविया भी पेरू की खानों से भारी मात्रा में रजत का आयात हुआ। वाणिज्य व्यापार का संग्रह मध्य वर्ग के हाथों में था। अब उसका महत्व बढ़ गया। सामंती वर्ग का महत्व व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के साथ धूमिल पड़ गई। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी सोने चांदी से मसाले खरीदते थे। एशियाई मसालों की उस समय यूरोपीय बाजार में अत्यधिक मांग थी। एशियाई कपड़ों का भी यूरोपीय बाजार में अच्छी मांग थी, जिससे उसे अच्छी कीमत मिल रही थी। 1700 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमित से 40% भारतीय कपड़ा था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो वाणिज्यिक गतिविधियों को काफी बढ़ाया और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार बढ़ती हुई व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों ने यूरोप को विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बना दिया। दूसरा टॉपिक है, दूसरा कहता है कि अर्थव्यवस्था साम्राज्य का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा चलती रही। अमेरिका, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों, एशियाई के कुछ देशों और ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूह में यूरोपीय उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गईं। पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे। 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांस, इंग्लैंड, इटली आदि राज्य भी उपनिवेश स्थापना के दौर में शामिल हो गए। वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार वाणिज्य में परिणाम स्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ। उस समय सबसे अधिक आकर्षण सोना था। 1500 से 1600 ईस्वी के मध्य स्पेन ने नई दुनिया से कम 18,600 टन चांदी और 200 टन सोना प्राप्त किया। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। नए देशों की खोज ने ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के लिए नए द्वार खोले। ईसाई धर्म का विस्तार यूरोपीय सभ्यता का विस्तार था। दास व्यापार का विस्तार। अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में यूरोपवासियों ने मूल निवासियों को पकड़कर यूरोप की बाजारों में बेचना आरंभ किया। गुलामों का व्यापार करने वाली कंपनियां होती थी, जिन्हें यूरोपीय देशों की सरकारों का अनुमोदन प्राप्त था। भ्रांतीय धारणाओं का अंत और भौगोलिक ज्ञान में अभिवृद्धि। नए भौगोलिक ज्ञान से पृथ्वी के बारे में ईसाइयों द्वारा प्रचारित बहुत सी भ्रांत धारणाएं निर्मूल सिद्ध हो गई। सामुद्रिक यात्रा अब असाध्य नहीं रहे। जहाजरानी एवं पोत का विकास। सामुद्रिक वाणिज्य में हुई प्रगति ने जहाजरानी में तरक्की करने के लिए अच्छे और ज़्यादा जहाज बनाने की होड़ थी। साथ ही साथ समुद्री यात्रा में उपयोगी नक्शे, कंपास और अन्य आवश्यक यंत्रों की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसने कई पेशेवर वैज्ञानिकों को जन्म दिया। अन्य कई वस्तुओं का उत्पादन। भौगोलिक अनुसंधान से यूरोप में चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। भारतीय वस्त्रों और फारसी कालीनों की यूरोप में मांग बढ़ी। व्यापारिक प्रगति के कारण यूरोप में पूंजीपति और मध्य वर्ग का उत्थान हुआ, जिससे भौतिकवादी संस्कृति का श्री गणेश हुआ। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोज के कारण विश्व का यूरोपीयकरण हुआ और इन्हीं कारण पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का उदय हुआ। नए विद्या का विकास हुआ और आधुनिकता की नींव पड़ी। इस प्रकार नवीन खोजों ने दुनिया में नवीन प्रवृत्तियों का शुभारंभ किया। सो गाइस, थैंक्स टू वॉचिंग फॉर द वीडियो। और आप लोगों ने पूरा अंत तक इस वीडियो को देखा। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग
इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।